हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लुसेंट जीके का टॉप 30 पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका यह आपका आपका भारतीय संविधान की आपका क्या है, संघीय विशेषता के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी में है एकल संविधान। तो एकल संविधान यह आपका भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है लिखित संविधान। तो हमारे देश का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, जो आपका सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। उसके बाद ऑप्शन डी है शक्तियों का विभाजन। तो ये भी बात सही है कि हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि गैर संघीय विशेषता। तो गैर संघीय विशेषता क्या है, तो यह आपका एकल संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द डैश संविधान से लिए गए हैं। हमें बताना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपका समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और बंधुत्व, इसे किस देश से लिया गया है। तो इसे आपका फ्रांस से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। याद रखेंगे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यह आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को आपका क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। हमें क्या बताना है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के बारे में बताना है। तो देखिए, संघीय विशेषता यह क्या क्या होता है। तो संघीय विशेषता आपका होता है जैसे दोहरी राजनीति होती है, इसमें लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होगा, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, ऑप्शन ए में है आपातकालीन प्रावधान। देखिए, हमें विशेषता बताना है। तो इसमें है, ए में है आपका आपातकालीन प्रावधान, बी में है एकल संविधान। तो एकल संविधान तो है नहीं। सी में है लिखित संविधान। तो हमारे देश का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। तो यह इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संघीय विशेषता के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे दोहरी राजनीति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिया गया है। संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध यह आपका किस देश से उधार लिया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध यह आपका किस देश से लिया गया है। तो यह आपका कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यह आपका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। जो संसद का आपका संयुक्त बैठक होता है, यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड से आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख आपका भाग 4 में किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमारे संविधान के भाग 4 में आपका समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का आपका उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में आपका समान नागरिक संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य से
धर्म पृथक्करण को डैश कहा जाता है। तो राज्य से आपका धर्म पृथक्करण, तो धर्म के पृथक्करण अर्थात धर्म के अलग अलग होने को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यह तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि धर्म पृथक्करण, तो धर्म पृथक्करण में आपका राजतंत्र नहीं हो सकता है, लोकतंत्र भी नहीं हो सकता है, गणतंत्र भी नहीं हो सकता है। क्या होगा? धर्म निरपेक्षता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा, देखिए संविधान सभा इसे कब पारित करता है? तो संविधान सभा ये आपका 26 नवंबर 1949 को आपका पारित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यहाँ पे अगर पूछता पारित किया गया, न पूछकर कि आपका भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो देश में लागू कब हुआ, तो यह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो आपका मूल रूप से प्रारंभ में आपका 395 आपका अनुच्छेद था। वर्तमान में संविधान में आपका 448 अनुच्छेद हैं। और याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका स्थापना आपका 1993 में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में डैश में निर्दिष्ट किया गया है। किसे? तो मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार यह आपका भाग 3 में आपका निर्दिष्ट किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में भाग 3 में आपका निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान देंगे, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित हैं। ये किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस यह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऊपर हमने देखा था कि संविधान को आपका संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए आपका प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, भारत में चुनाव में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो नोटा विकल्प इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका प्रयोग आपका सबसे पहले 2013 में किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, नोटा अर्थात नॉन नॉन ऑफ द अबव। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द अबव, अर्थात इस विकल्प में भारत चुनाव में 2013 में आपका प्रयोग किया गया था इसका, और यह मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सीधे पीएमओ के अंतर्गत आता है? तो पीएमओ के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है? तो देखिएगा, इसमें आपका पीएमओ के अंतर्गत आएगा परमाणु ऊर्जा विभाग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग यह आपका डायरेक्ट आपका पीएमओ के अंतर्गत आता है।
और ध्यान देंगे परमाणु ऊर्जा विभाग के पहले अध्यक्ष ये आपके होमी भाभा थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो परमाणु ऊर्जा विभाग इसके पहले अध्यक्ष आपका होमी भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से किसे आपका प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री आपका बहुमत प्राप्त आपका दल के नेता होते हैं, तो इनका चुनाव डायरेक्ट हम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत निकाय इनका चुनाव हम डायरेक्ट रूप से करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि ग्राम पंचायत निकाय इनका चुनाव आपका अनुच्छेद 21 के तहत डायरेक्ट रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा आपका संघवाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए में हमारा है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। हमने ऊपर ही देखा था कि संघवाद इसमें आपका 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, तो यह तो आपका विशेषता हो गया। ऑप्शन बी है केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन सी में है राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। तो ये भी आपका क्या है विशेषता है कि राज्य सरकार के पास क्या होती है, अपनी शक्तियाँ होती है। डी नंबर में आपका है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। तो ये भी क्या है, ये भी आपका विशेषता है। विशेषता कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका विशेषता नहीं है कि केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पारित करती है। यह आपका संघवाद का विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे संघवाद शासन का वह रूप है जिसमें एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और कई राष्ट्रीय घटक भाग सत्ता साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। तो लोकतंत्र में कौन आपका उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेगा। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा, यह आपका होगा सही उत्तर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से क्या होगा, आपका लोकतंत्र में उत्तरदायित्व आपका सुनिश्चित होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल नहीं है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा आपका एक राजनीतिक दल नहीं है। तो ऑप्शन ए है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो यह आपका एक राजनीतिक दल है। ऑप्शन बी है भारतीय किसान यूनियन, यह आपका राजनीतिक दल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि भारतीय किसान यूनियन यह आपका राजनीतिक दल नहीं है। यह आपका एक किसान संगठन है जिसका स्थापना आपका 1978 में हुआ था। भारतीय किसान यूनियन इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। यह आपका किसान संगठन है, यह राजनीतिक दल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी में है नागा पीपुल्स फ्रंट, तो यह आपका राजनीतिक दल है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, यह भी आपका क्या है, राजनीतिक दल है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह आपका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात NHRC एक संविधिक सार्वजनिक आपका निकाय है जिसका गठन आपका 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा आपका राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए है संगठन, संगठन आपका राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन बी है विदेशों द्वारा मान्यता।
उसके बाद ऑप्शन सी है सामान्य सिद्धांतों में सहमति, तो यह भी आपका राजनीतिक दल का क्या होता है, तत्व होता है। ऑप्शन डी है संवैधानिक साधनों में विश्वास, तो ये भी आपका राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है। लेकिन विदेशों द्वारा मान्यता, ये आपका राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसीवाद भारत में निम्नलिखित में से किस दलीय व्यवस्था की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैर कांग्रेसीवाद अर्थात कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टी जब साथ में हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, गैर कांग्रेसीवाद। तो यह आपका गैर कांग्रेसीवाद भारत में निम्नलिखित में से किस दलीय व्यवस्था की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यह आपका बताएगा बहुदलीय प्रणाली का। यह किसे बताएगा, यह आपका बहुदलीय प्रणाली को बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे गैर कांग्रेसवाद की रणनीति, यह आपका राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हुई है। राम मनोहर लोहिया, इन्हें ध्यान रखेंगे, ये आपके गैर कांग्रेसवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो देखिए चुनाव के समय जो राजनीतिक दल होते हैं या चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, इनके द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है, तो इसे हम आचार संहिता कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे 1960 में अपने चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उपयोग करने वाला केरल आपका भारत का पहला राज्य था। तो आचार संहिता का सही रूप से प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था, तो यह आपका केरल था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता यह आपका अधिनियम 1935 का आपका विशेषता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा इसे गठित करने का आधार क्या था, तो इसे गठित करने का आपका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन जो प्लान था इसके आपका 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, तो ये आपके थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और उसके बाद आपका दूसरे थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे आपके थे एवी अलेक्जेंडर थे। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे, इससे भी आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा इसका उद्घाटन अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता आपका सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अर्थात सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने आपका संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा गया, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया। इसके बाद आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र यह कब हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसी सत्र के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सभी सदस्यों में क्या थे, अधिक उम्र के थे। और इसके बाद आपका दूसरा आपका सत्र हुआ 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये आपके थे BN राव।
तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा कि BN राव ये आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति, इसमें आपका सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आपका भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपके भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो यह आपका 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को आपका अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन आपका 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो ये आपके हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इनका आपका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो इस तरह हमने पॉलिटिक्स के आपका टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।